नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल का बाजार जिसमें हम बातचीत करेंगे पहले तो आज के बाजार के बारे में कि जिस तरह की स्थितियां आज बनी उसके हिसाब से कल आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह के लेवल्स पे आप ध्यान रखेंगे, अब आपको क्या करना है मार्केट्स में, और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे। हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद होंगे बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए और इसके अलावा आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए। सर्वेंद्र से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अलग अलग माध्यम हैं, यानी कि आप पहले तो व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सवाल भेजिए। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप सीधे अपने सवाल वहाँ पर हमें भेज सकते हैं। सर्वे से हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक आंकड़ा जो बाजार बंद होने के बाद आया वो है FIDI का। किस तरह का रुझान वहाँ पर देखने को मिला कि आज मार्केट्स में एक बढ़िया रिकवरी तो थी। इस रिकवरी के बीच भी FIs की बिकवाली कंटिन्यू है। 4065 करोड़ रुपए की बिकवाली है और DIs ने करीब 3527 करोड़ या 3528 करोड़ रुपए के आसपास ही खरीदारी की है इस ड्यूरेशन में। इन नंबर्स के बीच में सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि आज 21,850 के आसपास से हमने रिकवरी तो दिखाई, लेकिन हम फिर वहीं पहुंच गए हैं 22,200 के इर्द गिर्द, जहां पर मेजर रेजिस्टेंस मार्केट यूजुअली फेस कर रहा है। सो क्या करें अभी बाजार में 22,200 के आसपास निफ्टी में और निफ्टी बैंक में? सर्वेंद्र अनम्यूट कीजिए प्लीज। माफी चाहूंगा। बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए यहाँ पे थॉट यही है कि एक रेंज थी वो टूटी थी, बट अब एक विपसॉ जैसा आज सेटअप बना है कि वो 21,850 से जो हम बहुत फास्ट ऊपर आए हैं, तो जो 22,100 का आंकड़ा था उसके ऊपर आज हम आ गए। तो ये लग तो रहा है मोमेंटली कि एक विपसॉ है, तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा। बट आज क्योंकि ब्रेथ काफी अच्छा था तो लग रहा है कि मे बी कल एक 50-60 पॉइंट और कहीं ऊपर एक बार जा सके। बट आई थिंक ये कल का जो बंद है, कल परसों में ये जो बंद है, ये अब आपको 22,150 22,200 के ऊपर अगर रखते हैं तो फिर एक बड़ा उछाल और पॉसिबल आ सकता है। बट एज आई सेड, अभी फिलहाल तो ये जिस तरह से वापस आया विपसॉ ही लग रहा है, और लग तो रहा है कि 22,200 के आसपास, 22,250 के आसपास थोड़े हर्डल्स यहाँ पे कल के लिए रहने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो 22,250 22,200 के आसपास थोड़े बहुत हर्डल्स रहेंगे, लेकिन अगर कंफर्टेबली मार्केट उसके ऊपर कामकाज करता है तो शायद ये कंटिन्यू भी करेगा। सर्वेंद्र, निफ्टी बैंक ने आज सपोर्ट तो किया, बहुत नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत सपोर्ट वहां से आते हुए दिखाई पड़ी। तो निफ्टी के सामने निफ्टी बैंक, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए निफ्टी बैंक तो पिछले 6-12 महीने से थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट पिछले लेग, जो लास्ट 1.5 महीने के लेग में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आई थी, बट वापस वो अंडर परफॉर्मेंस में तब्दील हो रही है। तो आज जब निफ्टी ने थोड़े अच्छे गेंस लाए, आधे 1% के गेंस आए, तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था। तो यस, आई थिंक बैंक निफ्टी के लिए भी 48,500 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और उस आंकड़े पे आप नजर रखेंगे, कैसे वहां पे बिहेव करता है वो हम देखेंगे। बट आई थिंक बैंक निफ्टी पे 48,000 48,200 के आसपास हर्डल्स रहेंगे। बहुत ज्यादा 48,500 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक आप यही मान के चलेंगे कि भाई इसमें थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। तो थोड़ा सा प्रेशर निफ्टी बैंक के अंदर प्रिवेल कर सकता है। सर्वेंद्र, किन किन स्टॉक्स पे आप कल के लिए नजर रखे हो? देखिए आज क्योंकि ब्रेथ थोड़ा सुमित जी पॉजिटिव था, तो मैं हमेशा ब्रेथ के साथ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर कल के लिए ट्रेड करना है तो आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी ब्रेथ के साथ होनी चाहिए। तो मुझे आई थिंक थोड़ा डिफेंसिव प्ले है। SBI लाइफ आई थिंक काफी 4-5 सेशन से अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है, अच्छा अपने सपोर्ट्स एरियाज के आसपास अच्छा एक्यूमुलेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ट्रेड बनाया जाए कल और परसों के लिए, तो आई थिंक 1475 1480 भी पॉसिबली ऊपर में आ सकता है यहाँ पे नेक्स्ट 1-2 दिन में। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आप एक 1417 पे एक स्टॉप लॉस भी आप 1417 पे लगा के यहाँ पे जरूर रखेंगे SBI लाइफ में। दूसरा जो मेरा है वो सीमेंट स्पेस पे है। आई थिंक वहां थोड़ा सा ट्रैक्शन आज दिखा है। एक दो काउंटर्स में अल्ट्राटेक, वहां से हमें लगता है कि एक मीडियम टर्म सपोर्ट से यहाँ पे भी एक टर्न पॉसिबली आ रहा है। तो 9885 ये टारगेट्स यहाँ पे अल्ट्राटेक के लिए रहेंगे, और 9544 पे आप यहाँ पे अल्ट्राटेक में एक स्टॉप लॉस भी जरूर लेके चलेंगे। और एक जो लास्ट ट्रेड है वो हमें लगता है वो हमारा सेल साइड है ब्रेथ के ऊपर, 1:3 की ब्रेथ आज टुवर्ड्स बेयर्स थी, मतलब 2-3 बुल्स के फेवर में थी। तो आई थिंक 1/3 शॉर्ट रहना चाहूंगा, और वहां पे मुझे लगता है पॉलीकैप बेचना चाहिए 1 से 2 दिनों के लिए। मुझे लगता है 6200 के स्तर यहाँ नीचे में पॉलीकैप के लिए आने चाहिए, और 6401 का भी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ओके, तो दो नाम आप लॉन्ग साइड पे देखेंगे, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे नाम आते हैं, SBI लाइफ जैसे नाम आते हैं, जिनको आप लॉन्ग साइड पर देखेंगे। लेकिन शॉर्ट साइड पे अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो पॉलीकैब एक नाम हो सकता है नियर टर्म के लिए, कि एक बढ़िया तेजी ऑलरेडी दिखा रखी है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकती है।
अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ सोनीपत से हैं, रजत जी हैं। रजत जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी, हम बदरास फर्टिलाइजर के बारे में पूछना था जी। जी, किस भाव पे खरीदारी है आपकी रजत जी? 84 जी। ओके, और कितना समय से और दे सकते हैं? समय 1 साल रख सकते हैं। ये फंडामेंटली बताना है रखने लायक है कि नहीं? ओके, तो NFL का बताना है वो ठीक है ये। ओके, तो सर्वेंद्र क्या करना चाहिए? ये जान तो फंडामेंटल के बारे में राय रहे थे, लेकिन टेक्निकली आप कैसे देख रहे हैं इसे? जी, आई थिंक राय को फंडामेंटली चाहिए तो वहाँ इनको एक लेनी पड़ेगी, बट टेक्निकली मैं इनको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, लास्ट एक अच्छा सेटअप तो बना हुआ है ट्रेंड का, अपने लिस्ट एरियाज के आसपास है। तो अगर ट्रेड बना रहना चाहें साल भर, तो आई थिंक 80 रुपए के नीचे कहीं इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और फिलहाल चाहे तो ट्रेड में बने रहें। तो ट्रेड में बने रहने की राय आपको दी गई है 80 के स्टॉप लॉस साथ। रही बात फंडामेंटल की, तो 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने ज़रूर हाईलाइट करूंगा। एक, पिछले क्वार्टर में कंपनी को घाटा हुआ था, करीब 52 करोड़ रुपए घाटा था। नेगेटिव बुक वैल्यू में ये कंपनी ऑलरेडी कामकाज कर रही है। 66 से 67 का मल्टीपल स्टॉक को ऑलरेडी मिला हुआ है, यानी कि घाटे में है। सो ईयरली बेसिस पे इसकी पी वैसी बहुत ज़्यादा है, महंगी साइड पर है। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों में डेट साइड पर अगर आप बात करना चाह रहे हैं, तो डेट भी कंपनी का थोड़ा हायर साइड पर ज़रूर है। 1400 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी के ऊपर डेट है, तो और 1300 करोड़ रुपए की कंपनी की मार्केट कैप है, तो थोड़ा सा डेट भी हायर साइड पे, उसको भी आप याद रखिएगा। तो ये कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं। दीपाली हमारे साथ अब मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। दीपाली जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, क्या सवाल है आपका? मेरे पास IRFC के हैं 153 के रेट पे, अराउंड 600 शेयर। ओके, और सेकंड मेरा जी आगे सेकंड मेरा NHPC के लिए है, वो मेरे पास 93 के रेट पे अराउंड 1400 शेयर्स हैं। तो दोनों में आप समय क्या दे सकते हैं दीपाली जी? मैं अराउंड 6 to 8 मंथ, 6 से 8 महीने दे सकते हैं। सर्वेंद्र, IRFC और NHPC दोनों खरीदारी इनकी हाल की हैं, और दोनों के दोनों बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मर रहे हैं हाल फिलहाल में। अभी क्या करें? ये नजरिया इनका 6 से 8 महीने का है। देखिए, 6 से 8 महीने का नजरिया है, तो अपने कॉस्ट प्राइस से आई थिंक 6-7%, आइडली एक 7% के आसपास, कहीं 8% के आसपास एक स्टॉप लॉस इनको लेके चलना चाहिए। मैं जो 3 महीने के इनके नीचे के दायरे देख रहा हूँ, जहाँ जो मुझे लगता है जहाँ तक का कहीं रिस्क है, तो आई थिंक IRFC में तो उनका 134 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर ये 6 महीने के लिए होल्ड करना चाह रही हैं। और सेम एज आई थिंक इनके पास एक NHPC में भी इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए, तकरीबन 85-86 के आसपास। तो दोनों में स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहें तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए आई थिंक ये स्टॉप लॉसेस प्रॉपर रहेंगे। ओके, तो आप 6 से 8 महीने अगर होल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस बताए गए हैं, आप उसके हिसाब से रणनीति बनाइए। लेकिन दीपाली जी, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये दोनों शेयर चले बहुत हैं, तो अब आपको स्टॉप लॉस थोड़ा क्लोजली रखना होगा। उन स्टॉप लॉस साथ ही आप फॉलो करिएगा अपनी पोजीशंस को। अब देखिए, कौशिक साहब मौजूद है हमारे साथ गुड़गांव से बातचीत करने के लिए। कौशिक साहब नमस्कार। कौशिक साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ जी। क्या सवाल है आपका? मेरा REC पे सवाल था सर। किस भाव पे खरीदारी है आपकी? ये है सर मेरी 518 पे। 518 पे, ओके। और कितना समय से आप और दे सकते हैं अभी? मैं तो अभी खरीदा है सर, मैं तो दे सकता हूँ। ओके, सर्वेंद्र, खरीदारी इनकी REC लिमिटेड में 518 रुपए के दाम पर, और समय ये दे सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर भी वही सेम केविएट है कि ये स्टॉक भी पिछले 1 साल में 300% के आसपास चल चुका है। सो अब आप क्या गुंजाइश देख रहे हैं इसमें? नहीं, बहुत सही चीज आपने पॉइंट आउट की सुमित जी। काफी सारी जो लास्ट 2-3 शेयर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, काफी चले हुए हैं, तो जो भी ले रहे हैं आई थिंक हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने देखा रहेगा कि काफी चले हुए स्टॉक्स ये पीछे से हैं। तो यहाँ पे ऐसी केसेस में आपको थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन भी मिल सकता है, और एक प्राइस वाइज भी करेक्शन कहीं आ सकता है। तो आपको ऑलवेज मेंटली फिट तैयार रहना है। अगर आप 12-18 महीने प्लस के हिसाब से होल्ड करना चाहेंगे, तो आपको तैयार रहना है कि 15 से 20% तक का ड्रॉडाउन आप सहने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। तो अगर वो ताकत आपके पास है, तो आई थिंक REC में बने रहें। अन्यथा मुझे लगता है कि उछालों में कहीं निकले, काफी चला हुआ स्टॉक है, विद इन इसी मूव में चलेगा ऐसा मेरा मानना अभी नहीं है। 3 से 6 महीने का करेक्शन पॉसिबली कहीं राउंड द कॉर्नर है। अब यहाँ पे आए, इलेक्शन के बाद आए, बट राउंड द कॉर्नर एक करेक्शन यहाँ पे आएगा। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कौशिक साहब कि आप एक बड़ी तेज़ी को प्ले कर रहे हैं, तो अपने स्टॉप लॉस साथ आप रहिएगा और अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर रणनीति अपनी रखिएगा।
अब पुणे चलते हैं, वहां पे बीपी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास बिरला सॉफ्ट के हैं 110 शेयर। ओके। 747 में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है मुझे? और एक DLF का है जी, और दोनों में नजरिया क्या है सर आपका? 897 में होल्ड कर सकता हूँ 5 to 6 मंथ। ओके, तो सर्वेंद्र, ये भी दोनों वही शेयर है जहां पर बहुत बढ़िया रन अप आया है। DLF भी 3 टाइम्स हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स, और बिरला सॉफ्ट तो एग्जॉर्बिटेंट गेनर रहा है मिड कैप का, लेकिन इनमें दोनों में ये थोड़े ऊपर के लेवल पे खरीदारी करके बैठे हैं। क्या करना चाहिए दोनों में? जी देखिए, थॉट यही है कि जब ये 5-6 महीने बोल देते तो मेरे हाथ थोड़े बन जाते, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉसिबली सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर थोड़ा सा एक करेक्शन कहीं जो बाजार का पेंडिंग है वो आ सकता है। तो इलेक्शन तक बाजार, ये रिजल्ट तक ये जो भी चल रहा है, वो इवेंट डिस्काउंट होने के बाद जैसा भी होगा उसके बाद आई थिंक एक करेक्शन जो इस मार्केट का ड्यू है वो पॉसिबली सेकंड हाफ में आ सकता है। तो मैं इनके टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखूं तो मुझे लगता है कि कहीं तो मुझे तो थोड़ा सा वीकनेस लगती है, तो मेरी राय तो रहेगी कुछ हालों में निकले। तो उछालों में निकलने की राय आपको दी गई है शर्मा साहब दोनों ही स्टॉक्स को लेके, और थोड़ी तेजी और देख लीजिए, जहां आप देख पाए, जहां तक मैनेज कर पाए वहां तक आप इसमें बने रहिए, और बाकी अकॉर्डिंगली आप निकल भी सकते हैं। अब नरेंद्र पांड्या साहब मौजूद है हमारे साथ मुंबई से बातचीत करने के लिए। पांड्या साहब नमस्कार। नमस्कार क्या सवाल है आपका? सर, मैंने 143 के भाव में 1000 ITI के शेयर्स लिए हैं। ओके। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 साल होल्ड कर सकूँ, तो क्या 1000 का भाव पॉसिबल होगा? 1000 का भाव जी, यानी कि यहाँ से भी 5 टाइम्स ऊपर 1 साल में, एग्री? 2 साल में। 2 साल में। चले सर्वेंद्र, 285 रुपये का मौजूदा स्तर है, ये इनकी खरीदारी 143 रुपये के दाम पर है, 1000 शेयर है। ये यहाँ से करीब 5 गुना स्टॉक को होता हुआ देख रहे हैं अगले 2 साल में। आप कैसी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं इसमें? नहीं, अब ये इतना बड़ा क्यों व्यू बना के बैठे हैं मुझे नहीं मालूम। पैसे तो कंपनी ज्यादा बना नहीं रही है, और यहाँ पे कोई अच्छा जिसको क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट आई थिंक किसी को ज्यादा स्टेक है नहीं, फ्री फ्लोट भी नहीं है। तो आई थिंक वही प्ले रहा है, फ्री फ्लोट नहीं है, और आई थिंक स्मार्ट एलिमेंट्स इसको प्ले कर रहे हैं। बट आई थिंक ना इसमें FII होल्डिंग दिखती है मुझे, ना DI होल्डिंग दिखती है। तो क्वालिटी इज सस्पेक्ट इन द सेंस की कंपनी पैसे नहीं बना रही है, इसलिए किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरी इस पर कोई राय नहीं है, मैं इसको पास करूंगा। चलिए, मेरी तो राय रहेगी जहां से हो सके उतना उछालों में जैसा भी हो सके निकले। आई थिंक तो पांड्या साहब, उछाल में निकलने की राय है क्योंकि आप पैसा बना रहे हैं। बस इसमें मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस साल अनुमान है करीब कंपनी 400 करोड़ का घाटा करेगी। पिछले साल 360 करोड़ का कंपनी ऑलरेडी घाटा कर चुकी है। इस कंपनी में प्रमोटर की यानी कि सरकार की 90% हिस्सेदारी है, और सिर्फ 10% हिस्सेदारी बाहर फ्री फ्लोट में, जो कि सर्वेंद्र कह भी रहे थे। क्योंकि इसकी फ्री फ्लोट कम होती है जिन भी कंपनियों की, उनमें ईजिली नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं, तो वहाँ पर फिर भी चीज़ों को मैनिपुलेट करना आसान होता है। तो आप उस हिसाब से अगर इसके बारे में भली भांति जानते हैं तो बात अलग है, लेकिन अपना किसी भी निवेश से पहले इन 4-5 चीज़ों को, फैक्टर्स को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे, आपने सही दाम पर खरीदारी की है, आप खुद ही बेहतर इसमें डिसीजन ले भी पाएंगे। सुमित जी, एक डेटा इसमें और है जी। लास्ट 2 क्वार्टर में हिस्सेदारी तकरीबन 25% रिटेल में गई है। मतलब स्टॉक्स अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो 2 क्वार्टर पहले 80,000 थे वो अब 1 लाख हो गए हैं, विच मींस यहाँ पे रिटेल के पास या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, तो छोटे टिकट साइज वाले बढ़ते जा रहे हैं। ये खतरे का घंटी रहती है मेरे हिसाब से। तो ये बात सही भी है, ये रिटेल का जब पार्टिसिपेशन किसी स्टॉक में बहुत बढ़ता है तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो एकदम से लो टिकट साइज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी आए हैं, तो आप उस हिसाब से इसके ऊपर एक बारी नज़र रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और अब मुंबई में ही सचिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सचिन जी, क्या सवाल है आपका? मैंने अदानी ग्रीन एनर्जी के 100 शेयर जुलाई 2023 को लिए थे। ओके। 1157 के भाव पे जी। बीच में वो 2000 के लेवल क्रॉस करके गया था, लेकिन अभी फिलहाल वो बहुत नीचे आए। मेरा सवाल ये है कि उसमें बने रहे या बाहर निकले बेच के? चलिए, एक अपडेट ये है कि 1450 रुपये पे प्रमोटर ने इसमें शेयर खरीदे थे, तो उस लेवल को आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी सर्वेंद्र की राय भी ले लेते हैं। सर्वेंद्र, 1788 के मौजूदा स्तरों पर अभी कामकाज कर रहा अदानी ग्रीन, और 1157 पे नहीं खरीदारी है। ये 2000 के लेवल्स देख कर आए हैं, अभी क्या करें? देखिए, काफी न्यूज में घिरा रहता है ये पर्टिकुलर ये नाम काफी न्यूज में ये पर्टिकुलर ग्रुप घिरा रहता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड ही करता हूँ।
बट ये चीज समझ लें कि भाई 3000 रुपए का स्टॉक हुआ करता है, ये आज भी 1700 पे चल रहा है, इतने जब निफ्टी ने इतना बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दे दी है। तो आई थिंक ये लकी है, पैसे इनके बन रहे हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें या कहीं उछालों में निकले। मेरी तो राय यही रहेगी, पैसे बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट कैपिटल तो निकाल लें। अगर फ्री के शेयर में खड़े भी रहना चाहते हैं तो कैपिटल निकाल लें इसमें से। तो आप एटलीस्ट कैपिटल अपना निकाल सकते हैं, यानी कि अपने जो फ्री के शेयर हैं उनके साथ तो आप बने रहिए, पैसा बन रहा है तो जितने पैसे आप फ्री करा पाएँ अपने कैपिटल निकाल कर, बाकी शेयरों से बने रहे, सर्वेंद्र की राय है। आगे बढ़ते हैं और जितेंद्र हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, जितेंद्र उपाध्याय आगरा से। अच्छा, आगरा से बोल रहे हैं उपाध्याय साहब, नमस्कार। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी रिसेंटली IOCL के शेयर्स में तेजी आ रही थी तो कुछ शेयर लिए थे, 100 शेयर है मेरे पास 170 की रेट से। ओके। और उसके बाद में एकदम ये नीचे गिरने लगा, तो अभी क्या लग रहा है, मैं होल्ड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है? तो एक नियर टर्म में 6 महीने या साल भर में ये कहाँ तक जाने की उम्मीद है, अगर इसको रखना है या क्या करना है? तो उपाध्याय साहब एक सवाल मैं अभी आपसे पूछूंगा। आपने बोला कि इसमें तेजी आ रही थी तो आपने लिया, तो तेजी आ रही थी तो लेने का मतलब क्या है? आप मोमेंटम प्ले कर रहे थे या आपको लग रहा था कि इसमें? सर मैं मोमेंटम ही प्ले कर रहा था उस टाइम पर, जब ये बढ़ रहा था तो मुझे उम्मीद थी ये 200 तक जाने की, बिकॉज ये एकदम चल रहा था और मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये शुरू करा है इक्विटी में। ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये लिया था। चलिए, तो सर्वेंद्र IOC एक समय पर आपका काफ़ी फेवरेट होता था, आपने इस पे राय भी दी थी 70 रुपये, मुझे याद है उस भाव पर, और कहा था कि एक बड़ा इस साल का मल्टीबैगर बनेगा। वो 70 से 170 तो हम देख रहे हैं सामने ही। अभी क्या करें IOC में? देखिए सुमित जी, धन्यवाद, आपको बात याद है, बट जब क्रूड 75 के आसपास 65, 70, 75 की रेंजेस में गया है, हमने OMCs को हमेशा अपडेट किया है कि भाई ये लेने चाहिए। और जब हाल फिलहाल 1-2 हफ्ते के पहले के शोज में जब हमें था कि क्रूड अब यहाँ से चलेगा, तो हम यही बोले थे कि भाई वो ट्रेड अब क्राउडेड हो गया है, वापस ये अब क्राउडेड ट्रेड हो गया है। जब हमने बोला था तो बहुत अनक्राउडेड ट्रेड था, अब काफी क्राउडेड ट्रेड है OMCs का। तो मैंने यही बोला था कि भाई जिसके पास थोड़ा कैपिटल बुक कर लें, कैपिटल निकाल लें, थोड़ा मुनाफा बांध लें। मेरी यही राय थी, मेरी राय अभी भी वही रहेगी कि किसी कारण से इनको वापस 180, 190 की रेंज किसी कारण से आती है तो नीरज में थोड़ा मुनाफा बांध के रखें, क्योंकि क्रूड की जो चाल है वो थोड़ी चिंता का विषय है मेरे लिए अभी तक। जब तक क्रूड डिसाइसिवली 68, 70 के नीचे WTI जाके बंद नहीं कर लेगा किन्हीं कारणों से, तब तक मुझे लगता है कि 100 का आंकड़ा ये छुएगा। टाइम जरूर लग रहा है लेकिन 100 का आंकड़ा छुएगा, 100 के पार भी जा सकता है। तो आई थिंक OMCs में थोड़ा अलर्ट रहें और ऊपर में थोड़ा मुनाफा बांधते रहें। शॉर्ट करने की राय नहीं है, बट मुनाफा बांधते रहें। अभी आप बेचे नहीं, आप फिलहाल तो बने रहे, लेकिन हाँ अगर आपको IOC में कहीं ऊपर तेजी मिले तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर निकल जाएं या फिर जल्दी से निकलने की कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी सर्वेंद्र हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे एक रैपिड फायर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद है, जिनसे अब हम बातचीत करेंगे एक रैपिड फायर के जरिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। पराग अशर साहब का एक सवाल आया है सर्वेंद्र, ये KCP लिमिटेड के शेयर हैं, इनके पास 480 शेयर हैं 184 रुपये के दाम पर, क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑलरेडी शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डाउन है। अगर इनका माइंडसेट अगर थोड़ा सा ट्रेडिंग का है तो आई थिंक उछालों में टुवर्ड्स 175, 180 यहाँ पे मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। इन द मीन टाइम इनको 158 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। ओके। मनिल अरोड़ा साहब नोएडा से पूछ रहे हैं, इनके पास 51 शेयर हैं इंडियन होटल्स के, 567 रुपए के दाम पे खरीदारी है। IOC भी है लेकिन उस पर आप दे चुके हैं। सो इंडियन होटल्स क्या करें इसमें? देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए फिलहाल। नेक्स्ट एक 10-12 वर्किंग डे बने रहें और उस केस में एक 544 के नीचे स्टॉप लॉस भी रखें। जी। अनुपम सिंह साहब पूछ रहे हैं, इनके पास करूर व्यासा बैंक के शेयर हैं, 185 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 900 शेयर हैं और 6 महीने का नजरिया है, क्या करें ये? देखिए यहाँ पे तो अभी ट्रेंड अप चल रहा है, थोड़ा इसने आउट परफॉर्म किया हुआ है बैंकिंग इंडेक्स को भी फिलहाल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक 10 दिन और दे दें, 10 वर्किंग डेज और दे दें और शायद 210, 205, 210 के टारगेट्स इनको मिल जाए। इन द मीन टाइम यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें, तकरीबन 180 के नीचे। सो 179.40 का स्टॉप लॉस रखें ट्रेलिंग और ऊपर में 210 के आसपास मुनाफा बांधें।
संदीप जैन साहब का सवाल आया है, MRPL को लेकर 200 शेयर हैं, 272 रुपए के दाम पर खरीदारी है इनकी, क्या करना चाहिए इन्हें? आई थिंक ट्रेड में बहुत लेट आए हैं ये, एकदम ऑलमोस्ट इन्होंने आई थिंक ऑलमोस्ट स्विंग टॉप ही बाय किया है इन्होंने, और 4 महीनों से तो वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, तो थोड़ा चिंता का विषय है। आई थिंक एक साइडवेज करेक्शन यहाँ चलेगा, तो ऑलरेडी ये वहां से काफी नीचे है, तो मेरे हिसाब से तो 3-6 महीने इनको इसको देना पड़ सकता है। इन द मीन टाइम अगर चाहें तो एक स्टॉप लॉस भी 200 रुपए के नीचे जरूर मेंटेन करके रखें, क्योंकि उसके नीचे स्टॉक और खराब हो सकता है। तो एक तो स्टॉप लॉस लगा के रखें और दूसरा उछालों में निकलने की कोशिश करें, कॉस्ट के जितना भी आसपास आए। धर्म रघुवंशी जी का एक सवाल आया है, इनके पास JTL इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, हाल की लिस्टिंग है शायद, 1900 शेयर हैं 245 रुपए के दाम पर, क्या करें? देखिए बहुत ज्यादा इसमें उतना बढ़िया डेटा नहीं है, बट जो भी लास्ट 1-1.5 साल का डेटा है उसमें समझ के आ रहा है कि भाई एक चीज क्वार्टरली सेटअप्स और उसके मंथली सेटअप्स देखते तो ये समझ में आ रहा है कि पीछे एक टॉप तो बन गया है, उसको निकालने में उसको टाइम लगेगा। इनको भी राय यही रहेगी कि भाई उछालों में निकले, बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है तो मैं एग्रेसिव राय नहीं दूंगा, बट आई थिंक उछालों में निकले। जी चलिए सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो फिलहाल अब कल का बाजार को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।